फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हम देख रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। याद रखो, जब मैनेजमेंट आएगा तो तुमको ए डिराइवेशन ऑफ द वर्ड, बी इंट्रोडक्शन, सी मीनिंग या डेफिनेशन, और डी फीचर्स, ऐसे ए बी सी डी फॉर्म में तुमको लिखना है आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ तुम्हारा? सो लेट अस सी द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट वन बाय वन। तुम्हारे लिए ये इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं। ये यदि 16 मार्क्स का है तो तुमको सारे के सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स वन बाय वन, ठीक है? नाउ सबसे पहला पॉइंट इज मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? अभी तो देखा था, बजाज का एग्जांपल देखा था। मैनेजिंग डायरेक्टर चाहता है कि कंपनी आगे बढ़े, ठीक है ना? आज कितने साल हो गए कंपनी को, तुम देखोगे करीबन 75 ईयर्स हो गए हैं। सो काम करके तो आगे बढ़ा है। और तुमको मैनेजमेंट इज अबाउट गेटिंग थिंग्स डन। व्हाट इज गेटिंग थिंग्स डन? प्रोडक्शन, परचेज, ये सब तो चीजें हैं। सो मैनेजिंग डायरेक्टर चाहता है कि कंपनी के जो प्लान्ड एक्टिविटी है वो इम्प्लीमेंट हो, चीजें हो। सो और ग्रुप तो जमा हो गया है बजाज के पास, बट काम तो करवाना पड़ेगा, लोग को काम करना तो पड़ेगा, और उनको साथ में पगार भी दिया जाएगा, है ना? सो मैनेजमेंट क्या है? लोगों से काम करवा के लेना। इनफैक्ट तुम डेफिनेशन देखोगे ना, पहला मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द, सो वो गेटिंग थिंग्स डन का डेफिनेशन का पॉइंट तुम इधर डाल सकते हो, ठीक है? सो पॉइंट नंबर वन, मैनेजमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लोग आए उनसे काम करवा के लेने का। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजिंग डायरेक्टर ने सेल्स को बोला कि अंदाजा लगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज कि अगले महीने कितने गाड़ियां बेचेगा। तो बोलेगा 1000। सो इसको सेल्स फोरकास्टिंग बोलते हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट ने किया है। दूसरा, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। नाउ कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि बजाज के एग्जांपल में हम रहेंगे तो ज्यादा अच्छा समझेगा। मेजोरिटी कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स हमेशा एनुअल रहते हैं। जैसे लोगों ने बोला साल में 12,000 गाड़ियां बेचेंगे, ये इनका एनुअल प्लान हो गया। अब ये एनुअल प्लान, गोल ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे बताओ? 12,000 गाड़ियां। फिर ये एनुअल ऑब्जेक्टिव को ये लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव, 3-3 महीने के। सो 3 महीने में तुम अंदाजा लगाओ कितना बेचना है? 3,000। फिर उसके बाद हर महीने कितना? 1,000। इस प्रकार से मैनेजमेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, और इनका कोई भी प्लानिंग, कोई भी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन या परचेज, कभी भी ये ऑब्जेक्टिव से दूर जाता नहीं है। हर एक के प्रोडक्शन या परचेज या एचआर या परचेज के टेबल में वो एनुअल प्लान होगा ही। उनको पता होगा कि ये ऑब्जेक्टिव है और ये प्लान है, इससे डिविएट करेंगे मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव शायद टूट सकता है, अचीव नहीं भी हो सकता है। सो हर कंपनी अपना एक एनुअल ऑब्जेक्टिव तय करता है, फिर उसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करता है, फिर उसको मंथली कन्वर्ट कर सकता है, देयर कुड आल्सो बी वीकली। आजकल तो कुछ बैंक्स डेली ऑब्जेक्टिव भी करते हैं, डे टू डे, ठीक है? सो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। अभी ऑल परवेजिव मतलब तुम देखो ना, टॉप लेवल जो कि डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल सेल ये देखना है, ठीक है ना? उसको उसके बारे में सोचना है, बजाज को किस दिशा में ले जाए, ठीक है? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को प्रोडक्शन के बारे में सोचना है, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट लेना है कि यदि 1,000 है तो आज 30 गाड़ियां बनाए कि नहीं, कितने शिफ्ट्स में काम हुआ। सेल्स वालों को बिक रहा है कि नहीं, डिस्काउंट्स का क्या क्या प्राइसिंग, डिलीवरी, ये सब सेल्स को देखना है, ठीक है ना? फिर जैसे सेल्स का टारगेट है 1,000 गाड़ियां, सेल्स मैनेजर ने, सेल्स मैनेजर को के पास है 12,000 गाड़ियां, महीने में 1,000 बेचना ही। फिर वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाएगा, कितना बेचा, मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव फिर प्लान करेगा इस प्रकार से। मतलब टॉप लेवल, ठीक है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, यहाँ पे सेल्स मैनेजर ने सेल्स एग्जीक्यूटिव। सो तुम देखो टॉप, मिडिल, लोअर लेवल सब इन्वॉल्व है। सो जब हम ऑल परवेजिव की बात करते हैं तो टॉप, मिडिल और लोअर लेवल सबका रोल आता है। आया समझ में? तुम्हारा टॉप लेवल भी का भी काम रहता है, मिडिल लेवल का भी काम रहता है, और अल्टीमेटली लोअर लेवल का भी इसमें प्लान रहता है। तीनों लेवल को काम करना पड़ता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस।
टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बजाज, बजाज कब फॉर्म हुआ था? 1945 को, ठीक है ना। सो 1945 को बजाज फॉर्म हुआ था, टू बी प्रिसाइज नवंबर 29, ठीक है ना, नवंबर 29। क्या आज देखो क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, करीबन कितने साल हुए? तुम देखोगे तो 75 के आसपास, 55 20 75 ईयर्स। क्या कभी मैनेजमेंट रुका? हाँ, कुछ 1970s में कुछ स्ट्राइक हुआ था, कुछ महीने बंद भी था फैक्ट्री। आई थिंक 3 वर्कर्स मारे भी गए थे बिकॉज ऑफ हड़ताल ने थोड़ा रौद्र रूप ले लिया था, पुलिस फायरिंग हुआ था। सो अगेन वो अलग स्टोरी है, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उस समय बजाज स्कूटर हुआ करते थे, आज बजाज वाले स्कूटर उन्होंने बंद कर दिया है, आज सिर्फ पल्सर और बाइक्स और ये सब गाड़ियां वो लोग बेचते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। 75 ईयर्स से वो लोग लगातार लगे हुए हैं काम पे, मैनेजमेंट को लगातार चलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स। व्हाट डज इट इंटीग्रेट? ठीक है ना, व्हाट डज इट इंटीग्रेट? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स, मैंने अभी तुमको बताया था। सेल्स डिपार्टमेंट इतना गाड़ी सोचता है, ये कीमत में तो फाइनेंस क्लियर करता है, हाँ ठीक है चलेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बनाना पड़ेगा, परचेस को खरीदना पड़ेगा, एचआर को लोग देने पड़ेंगे, ये सब में फाइनेंस सब में अहम भूमिका निभाएगा। सो सब एक दूसरे से इंटीग्रेट है, मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, डी इज इक्वल टू बी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो इंटीग्रेशन के बिना मैनेजमेंट तो चलना ही नहीं है, सब डिपार्टमेंट्स आपस में रिलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप फेनोमेनन। ग्रुप फेनोमेनन क्यों? मैंने तुमको अभी बताया कि सेल्स वाले ने टारगेट बना दिया, लेकिन जब तक प्रोडक्शन नहीं हो तब तक कैसे बनाएगा, कैसे बिकेगा? प्रोडक्शन बोलेगा मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, परचेज, ठीक है, फिर एचआर लगेगा, उसको लोग लगेंगे काम पे। देखो कैसे ग्रुप है, इन लोग सबको ग्रुप में, फिनेंस जब तक क्लियर नहीं देगा, पैसा सब फिनेंस को देना है, तो फिनेंस का भी तो रोल इसमें आ जाता है। सो देखा जाए तो सब जुड़े हुए कड़ी हैं, कोई भी अलग कड़ी नहीं है तुम्हारे सामने। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इट्स अ ग्रुप फिनोमिनन, इनको ग्रुप में ही काम करना है, ग्रुप में काम करना है एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कैसे? क्योंकि जैसे सेल्स वाले ने डिसाइड किया तो प्रोडक्शन वाले ने तो हाँ बोलना चाहिए, मीटिंग बुला के डिस्कशन होगा। प्रोडक्शन वाले ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मशीन खराब है नहीं हो सकता, तो सेल्स वाला कैसे बेच पाएगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। अब लॉकडाउन में ले लो, कितना भी सेल्स वाले ने बोला कि इमरजेंसी है, जब गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है और प्रोडक्शन लॉकडाउन में, तो सेल्स वाला क्या डिलीवर कर पाएगा, कुछ नहीं। सेवेंथ पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस कैसे होता है? लेट अस से आज का महीना चल रहा है सितंबर, अभी सपोजिटली कंपनी ने अक्टूबर 5 को मीटिंग बुलाया, ठीक है ना, सब डिपार्टमेंटल हेड्स वापिस। तुम बोलोगे अक्टूबर 1 क्यों नहीं? क्योंकि फाइनेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने 4-5 दिन तो लगेंगे ना कम से कम। अच्छा, कुछ कंपनीज का एक सेट तारीख होगा कि भाई हर महीने अक्टूबर 10 को, और रिलायंस जैसे कंपनी में जिसका बहुत डेटा है, वो लोग बोलेंगे भाई 15 दिन बाद डेटा कलेक्ट होने के बाद, मतलब अक्टूबर 20 के आसपास दिखेंगे, ठीक है। सो अब ये सोशल प्रोसेस कैसा है? ये अक्टूबर 5 का मीटिंग हुआ, जिसमें सितंबर में क्या गोल सेट किया था? भाई गोल सेट किया था 1000, कितना बेचा? 800। 200 क्यों कम बेचा? प्रॉब्लम आ गया, कंपनी का गोल में से फर्क आ रहा है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर सेल्स को बोलेगा क्या तुम नवंबर में, ठीक है, नवंबर में, मतलब अक्टूबर, अभी अक्टूबर का मीटिंग हुआ जिसमें सितंबर का टारगेट तय हुआ, अभी नवंबर में जब मीटिंग होगा, अक्टूबर का डिसाइड होगा, तो बोलेगा अक्टूबर का, नवंबर के मीटिंग के लिए मैं तुमको अक्टूबर का एक गोल दे रहा हूँ, अक्टूबर के लिए 1000 के बजाय प्लस 200 जो शॉर्टफॉल हुआ, क्या तुम अक्टूबर में बेच पाएंगे? सेल्स मैनेजर बोलेगा दिवाली नजदीक है तो बेचने का चांस अच्छा है। उससे पूछा जाएगा क्यों कम हुआ, बोलेगा भाई श्राद्ध पक्ष में गाड़ियां बिकते नहीं है। लॉजिक बराबर है। सो सोशल प्रोसेस, तुमको हर महीने मिलना है, बात करना है, डिस्कस करना है, कोऑर्डिनेट करना है, अलग अलग बोलते हैं ना लोग आएंगे, तुमको फैसले लेने हैं, जो कि पॉइंट नंबर 8 है। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसा? जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट ने बोलते हैं 1000 में से 800 गाड़ियां ही बेच पाया, 200 शॉर्टफॉल है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला तुम डिसीजन लो भाई कि
अक्टूबर में 1000 प्लस 200 कुछ भी करके 1200 गाड़ियां बेचो, क्योंकि नहीं तो कंपनी का सालाना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। सो सेल्स वाला बोलता है कि अभी मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे गाड़ी के साथ सपोजिटली कुछ फ्री देना पड़ेगा जिसमें कंपनी को कॉस्ट रहेगा। अब वापस से फिनेंस वाले और सेल्स साथ में बैठेंगे कि भाई तुम गाड़ी के साथ फ्री इंश्योरेंस दे रहे हो 3000 रुपए का, मतलब लोगों को बोलते हैं ना मार्केटिंग टेक्निक, सेल्स वाला बोलेगा फ्री इंश्योरेंस दिया तो बिकने का चांस बढ़ जाएगा। फिनेंस वाला बोलता है देखो मुझे अभी वापस से कॉस्ट करने दो, फिनेंस वाला वापस कैलकुलेट करेगा तो पता चलेगा कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं तो टारगेट अचीव नहीं होगा, तो फिनेंस वाला बोलेगा गो अहेड करो, दो डिस्काउंट, कंपनी को 3-4 हजार रुपए का घाटा सहन करना होगा। तो इस हिसाब से कांस्टेंट तुम डिसीजन मेकिंग लेते रहते हो, वक्त बदलता है, तुम्हारा डिपार्टमेंटल डिसीजन भी बदलते हैं। सो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, तुमको एवरी टाइम डिसीजन लेना पड़ता है। और खास करके लॉकडाउन में तो डिसीजन और क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है, अभी कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जहां पे जैसे स्टेशनरी बना रहे हैं, वो तो डिमांड है ही नहीं उसका स्टेशनरी का ज्यादा, लोग अपना रोटी कपड़ा मकान दे रहे, स्टेशनरी तो बाद में आएगा। तो कंपनी बोलती है काम करते हैं महीने में 8 दिन तो प्रोडक्शन चालू रखेंगे, कम से कम स्टॉक तो करके रखते थोड़ा बहुत कि ऑर्डर आया तो तुरंत सप्लाई करें, बाकी दिन भले ही बंद रखे ताकि कॉस्ट कम हो। तो ये सब डिसीजन मेकिंग ऑन एन एवरेज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। अब क्रिएटिव कैसे है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगेन सिचुएशन जैसे बदलता है, लॉकडाउन में बहुत सारे कंपनी को सॉलिड लॉस हुआ, लेकिन बहुत सारे कंपनी को बोलते हैं ना नए नए आइडियाज आए। किसके आए? मास्क, जो कपड़े की कंपनी है, मास्क, सैनिटाइजर्स, ठीक है ना, तुम बोलो हैंड वॉश बोलो, ठीक है ना, कैप्स बोलो, जो कैप्स, ये सब चीजों का। और सबसे ज्यादा मैं तुमको लैपटॉप का एग्जांपल देता हूँ, एक एचपी का एग्जांपल देता हूँ। एचपी, सब तुमको पता है लॉकडाउन में जबरदस्त एचपी के लैपटॉप्स बिके हैं, क्योंकि लोग घर पे ही थे। एक तो मोबाइल, एक लैपटॉप, रिचार्जेस। तुम लॉकडाउन के टाइम में, मेरे को लगता है 2 महीने पहले, यदि तुम कोई भी नासिक के कंप्यूटर के दुकान में जाओ और उनको बोलो कि भाई कैमरा दो ना, वो बोलेगा कैमरा है ही नहीं। अच्छा, मैंने मुझे एक कैमरा लेना था, मेरे इसमें था लेकिन फिर भी सोचा एक लेके रखता हूँ। ऑनलाइन देखा, कहीं नहीं था, शायद एक था 10,000 रुपए का कैमरा। सोचो क्या हालत हो गया था लॉकडाउन में सारे। और कैमरा में सबसे बेस्ट लॉगिटेक माना जाता है, नासिक में कहीं लैपटॉप नहीं। उसने बोला कि कहीं से मिला ना, मैं 2,000 ज्यादा दूंगा, क्योंकि इतना डिमांड है, क्योंकि लोग घर पे थे। सो एचपी ने क्या किया, जबरदस्त सेल किया। फिर उन्होंने क्या किया, उनको जब लगा कि अभी देखो क्या हो रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस सब ऑनलाइन में आ गए, मतलब सबको लैपटॉप्स लगेगा। और तुम सोचो एनिमेशन या ग्राफिक्स के लिए हाई एंड लैपटॉप लगता है, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट एक एचपी, हो सकता है उनका भविष्य का प्लानिंग हो, उन्होंने क्रिएटिव आइडिया चालू किया, उन्होंने तुरंत एक एचपी एनवी करके एक लैपटॉप शुरू लॉन्च कर दिया। वो लैपटॉप की कीमत 1.5 लाख है, आई थिंक i7 10th जनरेशन, बहुत हाई एंड और 16 GB। तुम देखो ये किसके लिए, जो लोग ऑनलाइन जैसे मार्केटिंग हो या एनिमेशन का काम हो या ऐसे कुछ काफी डीप कंप्यूटर का काम हो, तो लगता ही है उनको इसका भी रिस्पॉन्स मिलना ही है, क्योंकि ये टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड में लैपटॉप्स का है, सब लैपटॉप्स खरीद रहे हैं, पीसी से ज्यादा लैपटॉप्स का डिमांड दिख रहा है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है, तुम देखो अमेरिका का मैनेजमेंट देखो और पाकिस्तान का मैनेजमेंट देखो। पाकिस्तान ने वर्ल्ड से उन पर काफी इल्जाम भी लगाया, पैसा लिया आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से, और वो पैसा डाइवर्ट कर दिया, कुछ लोग बोलते हैं टेररिज्म में, कुछ बोलते हैं पॉलिटिशियंस खा गए। आज पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की स्थिति में कोई फर्क नहीं था, आज देखो इंडिया कितने आगे आ गया। लेकिन इसमें एक और कंपैरिजन देता हूं मैं, 1985 को चाइना और इंडिया लगभग सेम स्थिति में थे, आज चाइना देखो
अपने से करीबन 4 से 5 गुना आगे हो गया है। सो यूनिवर्सल प्रोसेस है, सबको अपना अपना मैनेजमेंट करना पड़ता है। जिसने अच्छा मैनेजमेंट किया वो उतना आगे बढ़ जाएगा। सो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। तुम टेम्पल भी ले लो या तुम कंपनी ले लो, वर्ल्ड के कोई भी कंपनी ले लो, वो यूनिवर्सल है। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कोई भी जगह जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करना ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। अभी लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर अगेन। मैनेजिंग डायरेक्टर इसको बुलाएगा सेल्स मैनेजर को और बोलेगा रिपोर्ट्स दे। सेल्स मैनेजर बोलेगा ऐसा कि सर जनवरी में हमने इतना बेचा, फरवरी में इतना बेचा, मार्च में इतना बेचा। मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेगा सेल्स मैनेजर को जरा रुक जा रुक जा रुक जा, तू जो मुझे लिख के दे रहा है ना मुझको इंटरेस्ट नहीं, मेरे को इसमें दे। क्या बोलते हैं, बार डायग्राम। ये वो बोलेगा ये देखो ये इसमें। नाउ व्हाट विल हैपन बेस्ड ऑन दिस, तुम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स की मदद ले रहे हो। अच्छा, फिर मैनेजमेंट वस्तु का दाम कम ज्यादा करना है, ठीक है, वो मार्केटिंग की मदद ले रहा है। इंटरेस्ट रेट्स, कर्जा भी लेना है बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स डाउन है। सो मल्टी मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मतलब एक तो साइकोलॉजी का रोल आता है बिकॉज ह्यूमंस है, ठीक है, ह्यूमन का थिंकिंग प्रोसेस। ग्रुप है तो सोशियोलॉजी का आता है। ये तुम्हारे सामने मैंने स्टैटिस्टिक्स का ड्रॉ किया है, थोड़ा इकोनॉमिक्स का रोल आएगा। मतलब व्हेन वी से मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी, इट मींस मैनेजमेंट अलग अलग फील्ड से ड्रॉ करता है और उसका इस्तेमाल करके मैनेजमेंट होता है। मतलब मैनेजमेंट एक क्लोज ग्रुप नहीं है, इट इज एन ओपन ग्रुप जहां पे इट कैन ड्रॉ फ्रॉम मैथ्स स्टैट्स, फ्रॉम विच एवर इट कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम, है ना। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। तुम एप्पल कंपनी को मैनेज करते हुए देखोगे नहीं, लेकिन ठीक से मैनेज कैसे होता है, वो लोग टाइमली अपने आईपैड आईफोन लॉन्च करते हैं। सो मैनेजमेंट दिखता नहीं है बट उसका नतीजा दिखता है। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मीनिंग यू कैन सी द रिजल्ट्स बट प्रोसेस यू कैन नॉट सी। जैसे अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बट वी कैनॉट सी, बट आवर बॉडी इज फिट दैट वी कैन सी रिजल्ट। सो प्रोसेस जो शरीर के अंदर चल रहा है, डाइजेशन और ये सब, वी कैनॉट सी। सो इनटेंजिबल प्रोसेसेस है, बट टेंजिबल इज वी आर फिट। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड एन आर्ट। में अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट शॉर्ट बोल दूं। प्रोफेशन जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन या डॉक्टर का प्रोफेशन या इंजीनियरिंग का प्रोफेशन को सपोर्ट किया जाता है बाय एक सेंट्रल संस्था, जैसे सीए का आईसीएआई दिल्ली है, मेडिकल का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बनता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ये लोग सब सिलेबस सेट करते हैं, प्रैक्टिकल रखते हैं, जिसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। सीए में 3 साल का आर्टिकलशिप, फिर एग्जाम्स देते हैं, फिर कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से मैनेजमेंट भी आजकल प्रोफेशन है। तुम्हारा एमबीए ले लो, इट्स अ फुल फ्लेजेड कोर्स, सिलेबस सेट होता है, टीचिंग होता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, एमबीए में समर ट्रेनिंग्स होता है, ठीक है ना। सो इट्स नाउ अ प्रोफेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। ये भी अलग से वीडियो में बताया जाएगा व्हाट इज अ साइंस व्हाट इज आर्ट, लेकिन सिर्फ फिलहाल इतना मैं बता रहा हूँ। साइंस is a systematized body of knowledge. Management is also a systematized body of knowledge. साइंस में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, मैनेजमेंट में भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है ना। साइंस में प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। ये सब प्रिंसिपल्स आएगा अगले चैप्टर में है। आर्ट क्यों, जो कलाकार है उसके पास पर्सनल नॉलेज है, स्किल्स है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, एक्सपीरियंस है और नतीजा। मैनेजमेंट भी तो वैसा ही है, पर्सनल नॉलेज, स्किल है, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है। सो मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है, साइंस भी है और आर्ट भी है। लेकिन जो पॉइंट नंबर 13 और 14 है, ये अलग से शॉर्ट नोट में भी आएगा, वहां पे मैं ज्यादा डिटेल डिस्कशन करूंगा। और लास्ट में, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। तुम देखो वक्त कैसे बदल गया, लॉकडाउन, प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन में कितना फर्क आ गया। बहुत लोग का तो लाइफ 360 डिग्रीज चेंज हो गया या 180 डिग्रीज पूरा घूम गया। हम लोग जो क्लास में जाते थे अभी घर पे हैं। जो आईटी वाले हैं वो लोग तो 85 to 90% लोग घर से ही काम कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट था
उसमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन आ गया, सब टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम पे काम हो रहा है। सो बोलते हैं ना, डायनेमिक प्रोसेस है, वक्त बदलता है, मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ता है। एक जगह वैसे नहीं रहता जैसे पहले था। आजकल काफी बदलाव आ गया, आजकल काफी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है ना। लेकिन कितना भी टेक्नोलॉजी बेस्ड रहे, ह्यूमन एलिमेंट को तुम हटा नहीं सकते। मैनेजमेंट हमेशा एक ह्यूमन प्रोसेस रहेगा, लेकिन डायनेमिक, क्योंकि ह्यूमंस भी तो वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं, तो मैनेजमेंट को भी बदलना होगा वक्त के साथ साथ। ये तुम्हारे 15 पॉइंट्स थे। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी डेवलप किया है। इफ यू लाइक इट तुम यूज करना, इफ यू डोंट लाइक इट खुद के डेवलप करना, या तो फिर तुम्हारी मर्जी। तो मैं स्टोरी बता दूं। अभी हमने क्या किया है स्टोरी में, बजाज पल्सर या बजाज का एग्जाम्पल हम रखते हैं। हम इधर क्या लिखेंगे कि बजाज, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बजाज कंपनी का ही हम एग्जाम्पल लेंगे। याद है इसके जो पिछला, तुम व्हाट इज मैनेजमेंट का स्लाइड देखोगे ना, मैं चाहूंगा तुम व्हाट इज मैनेजमेंट पहले का स्लाइड देखो फिर इसमें। उसमें तुमने देखा होगा स्लाइड में, बजाज का मैनेजिंग डायरेक्टर को सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, एचआर, फाइनेंस सबसे काम करवा के लेना है। सो पॉइंट नंबर 1 इज, बजाज का मैनेजिंग डायरेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट से काम करवा के लेगा, मतलब गेटिंग थिंग्स डन। फिर दूसरा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे, यदि याद है, फोटोग्राफ देख के याद आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 2, अभी मैंने क्या बताया था, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये फीचर है। तो ऐसा सोचो, बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर को लोगों से काम करवा के लेना है। ऑब्जेक्टिव्स के रूप में इन्होंने साल में 2 लाख पल्सर्स, जैसे कैलकुलेशन का 2 लाख मतलब 2 का आंकड़ा है तो कनेक्ट होएगा, 2 लाख पल्सर्स बेचने का ऑब्जेक्टिव बनाया इन्होंने, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। लेकिन पॉइंट नंबर 3 ऐसा है कि जो ऑब्जेक्टिव दिया 2 लाख का, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला काम शुरू करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो परवाह नहीं करता है कि भाई पल्सर बोला है, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से, ठीक है, परवाह नहीं करता है और रिक्शा बना देता है। मतलब बोलो ना कि वो रिक्शा बना देता है। कंपनी के लोग शॉक में आ जाते, क्या कर दिया इसने। फिर बोलते ना, सेल्स मैनेजर बोलता है ऐसा चला कंटिन्यूसली तो कंपनी बंद हो जाएगी 4 महीने में, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर लोगों से काम करवा के लेता है, गेटिंग थिंग्स डन। फिर बजाज का ऑब्जेक्टिव है साल में 2 लाख पल्सर बेचना, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर इसकी परवाह नहीं करता और रिक्शा बना देता है। सेल मैनेजर बोलता है ऐसे ही कंटिन्यूसली चला तो कंपनी बंद हो जाएगी 4 महीने में, 4th पॉइंट है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, परचेज मैनेजर बोलता है प्रोडक्शन मैनेजर ने इंटीग्रेट ही नहीं किया, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे बोला ही नहीं कुछ पल्सर का, खुद से सब कर दिया, ठीक है ना। परचेज मैनेजर ने इंटीग्रेट नहीं किया। और फाइनेंस मैनेजर बोलता है सारे फाइनेंस ग्रुप का सत्यानाश हो गया, क्योंकि रिक्शा के लिए उसने जो भी रॉ मटेरियल उधारी में मंगाया अभी देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। वापिस से एक बार रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है, गेटिंग थिंग्स डन करता है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या है, ऐसा सोचो ना, सेल्स डिपार्टमेंट से उसको ऑब्जेक्टिव मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने गाड़ियां बनाना है, टोटल ऑब्जेक्टिव 2 लाख गाड़ियां बनाना है, लेकिन वो परवाह नहीं करता और रिक्शा बना देता है, ठीक है। और सेल्स मैनेजर बोलता है ऐसा ही कंटिन्यूसली चला तो कंपनी 4 महीने में बंद हो जाएगी। परचेज मैनेजर बोलता है मेरे साथ तो इंटीग्रेट किया ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था उसने खुद से खरीद लिया, मुझे तो बुलाया नहीं। फाइनेंस मैनेजर बोलता है पूरा फाइनेंस का जो ग्रुप है उसका सत्यानाश हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 अपन ने कर लिया ना। 7वां पॉइंट, सोशल प्रोसेस। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन मैनेजर को बजाज से हकाल देता है, सोशल सोशल प्रोसेस के ग्रुप से आउट कर देता है, ऐसा सोचो। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन मैनेजर को सोशल प्रोसेस से आउट कर देता है। अब प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी चली जाती है, वो दुखी हो जाता है, वो डिसीजन लेता है कि अभी मैं रिक्शा चलाऊंगा, जो मैंने रिक्शा बनाई अब मैं वही चलाऊंगा। सो प्रोडक्शन मैनेजर ने डिसीजन लिया कि अब वो रिक्शा चलाएगा, ठीक है। और वो क्या करता है,
रिक्शा को जो पॉइंट है क्रिएटिव, वो रिक्शा को कलरफुल डिजाइन कर देता है, क्रिएटिव बना देता है, ठीक है, क्रिएटिव डिजाइन करता है। और वो बोलता है अब घर चलाने के लिए मुझे यूनिवर्स में कहीं पे भी रिक्शा चलानी पड़े मैं चलाऊंगा, बराबर है। और डिसिप्लिन से चलाऊंगा, सवेरे 11 बजे से रात को 11 बजे तक डिसिप्लिन से चलाऊंगा। और लोगों से जो पेमेंट है, जो चार्जेस है रिक्शा के, भाड़ा जो है, वो मैं कैश, जो कि टेंजिबल है, फिजिकल कैश तो टेंजिबल होता है, नो तुम टच कर सकते हो, देख सकते हो, पर मैं लोग जो भी चार्जेस होगा वो गूगल पे इनटेंजिबल तौर पर पेमेंट लूंगा, गूगल पे से भाड़ा लूंगा या पेमेंट जो भी है वो लूंगा। फिर वक्त बीतता जाता है। एक दिन रिक्शा के ड्राइवर सीट में बैठ के वो सोचता रहता है कि अजीब है रिक्शा चलाने का प्रोफेशन, बहुत महीने चलाता है। एक दिन वो बैठा रहता है, सोचता है रिक्शा चलाने का प्रोफेशन बड़ा अजीब है। अजीब कैसे? कभी कस्टमर साइंस फील्ड के आते हैं, कभी आर्ट्स के आते हैं कस्टमर, और उसमें भी लेडीज आ गई तो डायनेमिक तरीके से बार्गेनिंग करती है लेडीज भाड़े के लिए। आया समझ में? ये 15 पॉइंट था। सो लेट अस रिवाइज दिस अगेन 15 पॉइंट सो दैट तुम्हारा ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट जो था, हमने जो स्टोरी बनाया था उसका पहला पॉइंट देखते हैं हम। पॉइंट नंबर 1 क्या था? बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर को लोगों से काम करवा के लेना है। ऑब्जेक्टिव वो कितना देता है? 2 लाख गाड़ियां। पर प्रोडक्शन मैनेजर परवाह नहीं करता, रिक्शा बना देता है। और सेल मैनेजर बोलता है ऐसा ही कंटिन्यूस करते रहा ये तो कंपनी बंद हो जाएगी 4 मंथ्स में। परचेज मैनेजर बोलता है मेरे साथ तो इंटीग्रेट किया ही नहीं। फाइनेंस मैनेजर बोलता है पूरा फाइनेंस का सत्यानाश हो गया है, जो फाइनेंस ग्रुप का सत्यानाश हो गया है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर नाराज होकर उसको अपना जो बजाज जो सोशल ग्रुप है उससे हकाल देता है, सोशल प्रोसेस से हकाल देता है। बहुत दुखी होता है प्रोडक्शन मैनेजर, वो डिसीजन लेता है कि अब वो रिक्शा चलाएगा, ठीक है। तो डिसीजन लेता है कि वो रिक्शा चलाएगा। जब वो रिक्शा, खुद ने जो बनाई हुई रिक्शा है प्रोडक्शन वही खरीदता है और उसको क्रिएटिवली डिजाइन करता है, कलर्ड फॉर्म में डिजाइन करता है। और फिर सोचता है कि घर चलाने के लिए मुझे यूनिवर्स में कहाँ पे भी रिक्शा चलाना पड़े मैं जरूर चलाऊंगा, ठीक है। और फिर वो डिसाइड करता है मैं डिसिप्लिन से चलाऊंगा, सवेरे 11 बजे से रात को 11 बजे तक ऐसा डिसिप्लिन तौर पर चलाऊंगा, ठीक है। और जो भाड़ा है रिक्शा का वो लोगों से टेंजिबल कैश के रूप में नहीं, इनटेंजिबल गूगल पे उस रूप में लूंगा। ऐसा ही वक्त बीतते जाता है। एक दिन रिक्शा वाला ऐसे बैठा रहता है ड्राइवर के सीट में और सोचता रहता है ये प्रोफेशन बड़ा अजीब है रिक्शा चलाने का। कस्टमर कभी आर्ट्स के आते हैं, कभी साइंस के आते हैं, और जो लेडीज कस्टमर है तो बार्गेनिंग भी करते हैं भाड़ा का बड़े डायनेमिक तरीके से। बड़ा अजीब प्रोफेशन है ये रिक्शा चलाना। तो इस हिसाब से तुम्हारे ये 15 पॉइंट्स थे जो मैंने बताया।